तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। आइए इसके विषय में शुरू करते हैं। तंत्रिका तंत्र को मानव शरीर में वह तंत्र माना जाता है जो सभी अन्य तंत्रों में आपसी सामंजस्य बनाए रखता है, कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है नर्वस सिस्टम सभी अंगों के साथ। शरीर के विभिन्न उपापचय प्रतिक्रियाओं के नियंत्रण के कारण ही शरीर जीवन के आवश्यक कार्य करने में समर्थ होता है। इन सभी के मध्य तालमेल तंत्रिका तंत्र द्वारा ही बनाए रखा जाता है। इस प्रकार यह ऐसा तंत्र है जो शरीर के भागों में समन्वय, कोऑर्डिनेशन और विभिन्न जानकारी के प्रसारण ट्रांसमिशन के लिए रिसेप्टर और इफेक्टर के बीच आवश्यक कड़ी बनी रहती है। इसलिए इसे तंत्रिका संचार से संबंधित तंत्र तंत्रिका तंत्र कहलाता है। अब देखिए रिसेप्टर किसे कहते हैं और इफेक्टर किसे कहते हैं, यह समझिए। रिसेप्टर, इसके अंतर्गत वे इंद्रियां सेंस आती हैं जो मनुष्य को वातावरण में बदलाव का आभास दिलाती हैं। जैसे शरीर से किसी चीज स्पर्श करे तो चमड़ी इसका आभास दिलाती है, कोई रसायन पदार्थ का स्वाद जीभ बताती है, किसी खुशबू या दुर्गंध के बारे में नाक बताती है, आवाज़ के बारे में कान बताता है, अंधेरे उजाले व चित्रण के बारे में आँख बताता है। ये सभी जो ऑर्गन हो गए सेंस ऑर्गन, ये सारे रिसेप्टर के काम करते हैं। इफेक्टर, इसके अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जो स्टिमुलस उद्दीपन का जवाब देते हैं, जैसे मांसपेशी, ग्रंथि, कोशिका आदि। तो रिसेप्टर हो गया जितने भी ऑर्गन्स हैं जो कि बाहरी वातावरण का जानकारी हमें देते हैं, और इफेक्टर वे सभी बॉडी पार्ट्स हो गए जो कि उद्दीपन का जवाब देते हैं, स्टिमुलस का जवाब देते हैं, जैसे कि मांसपेशी, ग्रंथि, सेल्स इत्यादि। संवेदी तंत्रिकाओं सेंसरी नर्वस द्वारा शरीर के भीतर तथा बाहर से तंत्रिका तंत्र में उद्दीपन पहुंचते हैं, जहां पर उसका विश्लेषण होने के पश्चात उसकी अनुक्रिया या जवाब रिस्पांस प्रेरक तंत्रिकाओं मोटर नर्व्स के द्वारा शरीर के विभिन्न क्रियाएं संपन्न होती हैं। वैसे देखा जाए तो तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार के जीव संबंधी कार्य करते हैं। एक, रिस्पांस टू स्टिमुली, उद्दीपन के लिए प्रतिवेदन। सभी प्रकार के उद्दीपन के अनुक्रिया रिस्पांस, सभी उद्दीपन के अनुक्रिया रिस्पांस द्वारा यह प्राणियों को उससे परिचित कराता है जिससे कि प्राणी अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल ढाल सके। जैसे ठंड लगने पर मनुष्य गर्म कपड़े को आवश्यक महसूस करता है। जैसे ठंड लगने पर मनुष्य गर्म कपड़े को आवश्यक महसूस करता है, पैदल चलने पर ठोकर लगने पर तुरंत उसका पता चलता है। यह सब उद्दीपन के अनुक्रिया द्वारा ही संभव होता है। जैसा कि यहाँ कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार के जीव संबंधी कार्य करता है। एक तो हो गया उद्दीपन के प्रति प्रतिवेदन, दूसरा हो गया कोऑर्डिनेशन। तंत्रिका तंत्र शरीर के विभिन्न भागों की क्रियाओं के मध्य समन्वय बनाता है और उन्हें संतुलित करता है जिससे वे एक इकाई की तरह से कार्य कर सके। यह आंतरिक शरीर पर्यावरण के समकालीन नियंत्रण को संभव करता है जिससे समस्थापन, होमियोस्टैसिस कहते हैं। तंत्रिका तंत्र तंत्रिकाओं द्वारा हुए समन्वय को बनाए रखता है। अधिगम, लर्निंग, पूर्व अनुमान से संचित यादों को तंत्रिका तंत्र अधिगम के लिए केंद्र का कार्य करता है। नोट, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें तंत्रिका तंत्र की संरचना और संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है उसे न्यूरोलॉजी कहते हैं। तंत्रिका तंत्र को विशेषज्ञों ने 3 भागों में विभाजित किया है। एक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं।
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब देखिए, नर्वस सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम इक्वल टू इंटीग्रेटिंग सिस्टम। आइए सबसे पहले आप पढ़ते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेरेब्रोस्पाइनल सिस्टम भी कहा जाता है। सेरेब्रोस्पाइनल सिस्टम, इस तंत्र के अंतर्गत ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। यह तंत्र रिसेप्टर से आने वाले उद्दीपन या आवेगों के मध्य समन्वय बनाता है और उसकी प्रक्रिया रिस्पॉन्स हेतु संबंधित अंग को परिगमन या संदेश प्रदान करता है, जैसे मांसपेशी इफेक्टर्स का परिगमन या संदेश प्रदान करना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में से मिलकर बना होता है। केंद्रीय नाड़ी तंत्र को समझने के लिए सर्वप्रथम ब्रेन के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। आइए पहले ब्रेन के बारे में समझते हैं। ब्रेन, इसे एंसिफेलॉन भी कहा जाता है। पूर्ण रूप से विकसित मनुष्य का मस्तिष्क एक बड़ा अंग होता है जो खोपड़ी के कपाल क्रैनियल भाग में स्थित रहता है। इसका भार लगभग 1220 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम के मध्य होता है। 1/50 भाग पूरे शरीर के वजन का। मानव का मस्तिष्क लगभग 10 मिलियन न्यूरॉन और आधार कोशिकाओं के तंत्रिबंध से बना होता है। न्यूरॉन यह तंत्रिका तंतु होती है। न्यूरॉन जो है एक तंत्रिका तंतु होती है और यह लगभग 10 मिलियन न्यूरॉन से मस्तिष्क ब्रेन बना होता है। मस्तिष्क कपाल भाग में स्थित रहता है। मस्तिष्क क्रैनियल भाग में स्थित रहता है। देखिए, चमड़ी स्किन, चमड़ी के नीचे पेरियोस्टियम और पेरियोस्टियम के नीचे क्रैनियल होता है। मस्तिष्क के ऊपर 3 परतें होती है, जिसे हम मस्तिष्क आवरण मेनिंजाइज कहते हैं, जिसमें सबसे ऊपरी परत ड्यूरा मैटर जो कि कठोर एवं लचीली होती है। बीच का परत अर्चोनाइड मैटर मुलायम और सेरम की बनी होती है और सबसे नीचे की परत पाया मैटर संयोजित ऊतक की बनी रहती है। देखिए, सबसे ऊपरी परत ड्यूरा मैटर टफ होता है, कठोर होता है। बीच वाला मुलायम होता है और सबसे नीचे वाला संयोजी ऊतक का बना होता है। बिल्कुल ऐसी ही संरचना स्पाइनल कॉर्ड की भी होती है। मनुष्य के मस्तिष्क को उसके कार्य और खोपड़ी में स्थिति के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है। मनुष्य के मस्तिष्क को उनके कार्य और खोपड़ी में स्थिति के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है। एक हो गया फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। आइए सबसे पहले यहाँ पर एक बार देख लीजिए फोर ब्रेन का पोजीशन क्या है। फोर ब्रेन में सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस आते हैं। ये यहाँ ऊपर में दिख रहा है। ये नीचे में हो गया स्पाइनल कॉर्ड का एरिया। और मिड ब्रेन आप देख रहे हैं, फोर ब्रेन के नीचे का एरिया मिड ब्रेन हो गया। और मिड ब्रेन के नीचे जब आप आएंगे तो आपको हिंड ब्रेन दिखेगा। हिंड ब्रेन जिसमें पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लिगेंटा और सेरिबेलम दिखाई देगा। उसके नीचे सबसे नीचे स्पाइनल कॉर्ड है।
यहाँ पर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन का पोजीशन आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा इस चित्र में। सबसे पहले फोर ब्रेन को समझते हैं। फोर ब्रेन, इसे प्रोसेंसिफेलॉन भी कहा जाता है। मस्तिष्क का यह भाग खोपड़ी में क्रैनियल भाग में स्थित रहता है। फोर ब्रेन के दो भाग होते हैं, टेलियनसिफेलॉन और डायंसिफेलॉन। सबसे पहले टेलियनसिफेलॉन के बारे में पढ़ते हैं। फोर ब्रेन का आगे का भाग टेलियनसिफेलॉन कहलाता है, जिसमें सेरेब्रम व लिम्बिक सिस्टम आते हैं। डायंसिफेलॉन नीचे का भाग डायंसिफेलॉन होता है। डायंसिफेलॉन 4 चीज़ों से मिलकर बनता है: थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्रंथि और सबथैलेमस। पीनियल ग्रंथि, जिसे एपिथैलेमस भी कहते हैं। आइए सबसे पहले फोर ब्रेन में जो सेरिब्रम पाया जाता है उसके विषय में अभी पढ़ते हैं। सेरिब्रम, सेरिब्रम 2 बड़े अर्धगोलार्ध के रूप में रहता है। यह दोनों अर्धगोलार्ध नीचे से कार्पस कैलोसम नामक तंतु से जुड़े रहते हैं। ये कार्पस कैलोसम सेरिब्रम के निचले हिस्से पर स्थित रहता है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यह हमारी इंद्रियों को सोचने और कल्पना करने की क्षमता को नियंत्रित करता है। जो भी हम देखते हैं, छूते हैं, कल्पना करते हैं, स्वाद लेते हैं या सुनते हैं, इन सभी को सेरिब्रम नियंत्रण करता है। प्रत्येक सेरेब्रम के अर्धगोलार्ध के अंदर वाले भाग को मेड्यूला कहा जाता है। उसमें श्वेत द्रव्य होता है, उसमें व्हाइट मैटर होता है। यह श्वेत द्रव्य कई तंत्रिकाओं, न्यूरॉन्स के रहने के कारण ही होता है। इन तंत्रिकाओं के सेल बॉडी सेरेब्रम का बाहरी भाग पेरिफेरल जोन में कॉर्टेक्स के रूप में होते हैं, जिनके इकट्ठे होने के कारण यह ग्रे रंग का द्रव्य दिखता है। नोट: यही स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट मैटर व ग्रे मैटर बिल्कुल विपरीत होते हैं। अंदर वाले भाग मेड्यूला में ग्रे द्रव्य तथा बाहरी भाग कॉर्टेक्स में श्वेत द्रव्य होते हैं। प्रत्येक दाएं व बाएं सेरेब्रम गोलार्ध के 3 मुख्य भाग होते हैं। एक राइनेन्सेफेलॉन, दूसरा ऑल्फैक्टरी लोब्स, तीसरा कॉर्पस स्ट्रेटम। सेरिब्रल कॉर्टेक्स या पैलियम। दोनों बड़े अर्धगोलार्धों में तंत्रिका कोशिकाएं तथा तंत्रिकाएं तंतु स्थित रहती हैं। दोनों अर्धगोलार्धों में नर्वस सेल्स या नर्वस फाइबर्स स्थित रहते हैं। तंत्रिका कोशिका के समूह की बाहरी परत को कॉर्टेक्स कहते हैं। तंत्रिकाओं के सेल बॉडी सेरेब्रम के बाहरी भाग पेरिफेरल जोन में कॉर्टेक्स के रूप में होते हैं, जिनके इकट्ठे होने के कारण ही यह ग्रे रंग का द्रव्य दिखता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स की मोटाई 2 से 6 mm होती है। दाएं व बाएं सेरेब्रल कॉर्टेक्स कार्पस कैलोसम व नामक तंतु से जुड़ा रहता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स कई क्षेत्रों में बटा रहता है। कुछ क्षेत्र प्रेरक मोटर संबंधित कार्यों से रहते हैं, कुछ संवेदी सेंसरी कार्यों से संबंधित रहते हैं। व्यक्ति के गति से संबंधित क्रियाएं सेरेब्रल कॉर्टेक्स के विपरीत दिशा में स्थित भाग से संबंधित रहते हैं। जैसे दाएं हाथ से काम करने वाला व्यक्ति की गति का संबंध बाएं कॉर्टेक्स से होता है, ऐसे ही बाएं हाथ वाले का दाएं सेरिब्रल कॉर्टेक्स से होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के क्षेत्र। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के क्षेत्र को समझने के लिए पहले कपाल की अस्थियों के आधार पर संबंधित क्षेत्रों को समझना पड़ेगा। इन्हें लोब कहा जाता है।
सेरिब्रल कॉर्टेक्स में 4 प्रकार के लोब होते हैं: फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब तथा टेम्पोरल लोब। फ्रंटल लोब को पेराइटल लोब से सेंट्रल स्कल्स अलग करता है। फ्रंटल लोब को पेराइटल लोब से सेंट्रल स्कल्स अलग करता है। इसी प्रकार पेराइटल लोब से ऑसिपिटल लोब को पेराइटो ऑसिपिटल स्कल्स अलग करता है। टेम्पोरल लोब को बाकी सभी लोबों से लेटल स्कल्स अलग करता है। यहाँ इस चित्र में भी फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल लोब को आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। आइए अब फ्रंटल लोब के बारे में पढ़ते हैं। फ्रंटल लोब यह सेंट्रल स्कल्स के ठीक सामने तथा नीचे पेराइटल तक जाने वाला क्षेत्र है। यह विशेष रूप से ऐच्छिक मांसपेशी संकुचन से संबंधित है। दाएं गोलार्ध में स्थित मोटर क्षेत्र शरीर की बाईं ओर की ऐच्छिक मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करता है तथा बाएं गोलार्ध में स्थित मोटर क्षेत्र शरीर के दाईं ओर की ऐच्छिक मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करता है। प्रीमोटर एरिया यह प्राथमिक प्रेरक क्षेत्र के सामने स्थित होता है जो मांसपेशियों की गतियों के मध्य समन्वय स्थापित करता है, जिसका संबंध प्रेरक क्रियाओं जैसे लिखना, जूते के फीते बांधना आदि से संबंधित है। क्योंकि यह बहुत सी पेशियां संकुचित होती हैं ब्रोका का क्षेत्र यह प्रीमोटर क्षेत्र के नीचे तथा लैटरल स्कल्स के ठीक ऊपर का क्षेत्र है। यह सेरेब्रम के फ्रंटल लोब में बाएं तरफ स्थित होता है। यह मोटर स्पीच एरिया भी कहलाता है। प्रेरक वाक क्षेत्र क्योंकि यह सोच को स्पीच में बदलता है। अगर यह क्षतिग्रस्त हो जाए तो कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे लिखने में अक्षमता, बोलने में अक्षमता, वाच्यघात, सुनने में अक्षमता, अवाधिरता, लिखे हुए शब्दों को समझने में अंधता, कहे हुए शब्दों को समझने में अक्षमता आदि। नोट: ब्रोका क्षेत्र दाएं हाथ वाले व्यक्ति का बाएं कॉर्टेक्स के अर्धगोलार्ध में स्थित रहता है तथा दाएं हाथ वाले व्यक्ति का बाएं अर्धगोलार्ध में स्थित रहता है। भाषा क्षेत्र यह पेराइटल लोब निचले भाग में स्थित रहता है। यह क्षेत्र वाक, स्पीच या लिखित शब्दों को विचारों में रूपांतरित करने से संबंधित है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के संवेदी क्षेत्र अभी ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा सेरिब्रल कॉर्टेक्स का एरिया कि वो कहाँ कहाँ पर सेरिब्रल कॉर्टेक्स स्थित है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के सेंसरी एरिया के बारे में। सबसे पहले प्राथमिक घ्राण क्षेत्र टेस्ट एंड स्मेल सेंटर यह टेम्पोरल लोब में स्थित रहता है। प्राथमिक घ्राण क्षेत्र टेम्पोरल जो कि साइड में होता है, यह टेम्पोरल लोब में स्थित रहता है जो स्वाद व गंध की संवेदना का अनुवाद करता है। संवेदी क्षेत्र सेंसरी एरिया यह सेंट्रल स्कल्स के ठीक पीछे पेराइटल लोब में स्थित रहता है। सेंस को महसूस करता है तथा वेदना, तापमान, दबाव, स्पर्श, पेशीय गति तथा संधियों की स्थिति के ज्ञान की अनुभूति कराता है। दाएं गोलार्ध में स्थित संवेदी क्षेत्र शरीर के बाईं ओर से संवेग ग्रहण करता है तथा बाएं गोलार्ध में स्थित संवेदी क्षेत्र शरीर के दाईं ओर से संवेग ग्रहण करता है। प्राथमिक दर्शन क्षेत्र प्राइमरी विजुअल एरिया यह ऑसिपिटल जो कि पीछे होता है
ऑसिपिटल लोब में स्थित होता है। यह किसी वस्तु के आकार व उसके रंग को समझने के लिए होता है। विजुअल एरिया, दर्शन सहवास क्षेत्र, यह ऑसिपिटल लोब में स्थित रहता है। यह देखी गई वस्तु के समझ से संबंधित है। प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, प्राथमिक श्रवण क्षेत्र, यह टेम्पोरल लोब में स्थित रहता है। आप जानते हैं टेम्पोरल लोब साइड में होता है, जो ध्वनि के तेज व हल्के होने की व्याख्या करता है। ऑडिटरी एरिया, श्रवण सहवास क्षेत्र, यह टेम्पोरल लोब में स्थित रहता है, जो शोर, संगीत या वाक्य की व्याख्या करता है और वाक्य के शब्दों को विचारों में रूपांतरित करता है। इस प्रकार सेरेब्रम बौद्धिक, स्मृति, चेतना और उच्च दिमागी योजनाओं का घर होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स। डायएंसिफेलॉन, ये सेरिब्रम का वह भाग है जो दोनों अर्धगोलार्धों के बीच में स्थित रहता है। डायएंसिफेलॉन के अंतर्गत थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस और सबथैलेमस नामक 4 भागों में बांटा गया है। जैसा कि आपने शुरू में पढ़ा कि मनुष्य के मस्तिष्क को उसके कार्य और खोपड़ी के स्थिति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। और फोर ब्रेन को 2 भागों में बांटा गया, टेलिएंसिफेलॉन और डायएंसिफेलॉन। तो टेलिएंसिफेलॉन में आपने पढ़ा सेरिब्रम के विषय में। आइए अब डायएंसिफेलॉन में पढ़ते हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिनियल ग्रंथि जैसे अंगों के बारे में। थैलेमस, इसे थैलेमी भी कहा जाता है। यह लगभग सभी संवेदी कोशिका के झुंड से थैलेमिक केंद्र को बनाते हैं। यह केंद्र एक प्रकार का रिले स्टेशन होते हैं। यह संवेदी तंत्रिकाओं से आए हुए आवेगों को सेरिब्रम के संबंधित क्षेत्र में भेजते हैं, क्योंकि यह आवेग पहले थैलेमस के पास आते हैं, फिर थैलेमस इसको सेरिब्रम के संबंधित क्षेत्र में भेजता है। इसी प्रकार सेरिब्रम के संबंधित क्षेत्र के मोटर तंत्रिकाओं से आए हुए आवेगों को मस्तिष्क के संबंधित अंग तक भेजने का कार्य भी यह करता है, थैलेमस करता है। कहने का तात्पर्य यह रिले स्टेशन के रूप में कार्य करता है। यह एक अंग की तरह भी कार्य करता है, कुछ संवेदन को निर्मित करने के लिए, जैसे ठंड, ऊष्मा, वेदना आदि। यहाँ पर आप देख सकते हैं थैलेमस और हाइपोथैलेमस का स्थिति। हाइपोथैलेमस, यह डायएंसिफेलॉन का निचला भाग बनाता है। हाइपोथैलेमस अंदर के तंत्रिका तंत्र का मुख्य केंद्र होता है। हाइपोथैलेमस अंदर के तंत्रिका तंत्र का मुख्य केंद्र होता है। हाइपोथैलेमस मुख्यतः ताप नियंत्रित केंद्र, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर होता है। पीयूष ग्रंथि में हाइपोथैलेम हार्मोन को भेजता है। जल संतुलन के नियंत्रण का केंद्र है। संतुलन नियामक, भूख प्यास लगने का केंद्र, कार्बोहाइड्रेट और वसा का उपापचय जैसे कार्य करता है। हाइपोथैलेमस प्रसन्नता, क्रोध, सेक्स की भावनाओं को भी नियंत्रित करता है। अच्छा, यही हाइपोथैलेमस बढ़ जाता है तो इंसान ज़्यादा लाल पीला करने लगता है, हाइपोथैलेमस बढ़ने की वजह से। आइए अब पढ़ते हैं लिम्बिक सिस्टम के बारे में। लिम्बिक सिस्टम जो कि फोर ब्रेन के टेलिएंसिफेलॉन का भाग होता है। यह गुस्सा आने पर, प्यार होने पर, डर लगने पर, चिंता होने पर क्रिया करता है। प्रकृति ने हमें सेरिब्रम भी दे रखा है, जो लिम्बिक सिस्टम से आए हुए उपरोक्त परिस्थितियों में कार्य करता है। नोट: सेरिब्रम के उपरोक्त भागों में कोई विकार आ जाए तो इसे पार्किंसन नामक रोग हो जाता है। जीवन में इसके आना जीवन के मध्य भाग में आता है, जिससे सिर झुक जाता है
उंगलियां चिपक जाती हैं, सिर एक तरफ झुक जाता है, दोनों पैर अंदर की तरफ घुसते हैं, जबान लड़खड़ाने लग जाता है। आइए पढ़ते हैं मिड ब्रेन के बारे में। सेरिब्रम के नीचे आधा छिपा हुआ मस्तिष्क का छोटा भाग मध्य मस्तिष्क कहलाता है। इसी के नीचे पोन्स वैरोली होता है। इसकी बाहर सतह श्वेत होती है जो अनेक तंत्रिकाओं के तंतुओं से बनी होती है। पोन्स वैरोली विभिन्न अंगों से आने वाली संवेदनाओं को सेरिब्रम में भेजता है और मस्तिष्क के प्रेरक संवेदनाओं को विभिन्न अंगों तक भेजता है। मध्य मस्तिष्क में 2 इंफीरियर कुलिकुलाई और 2 सुपीरियर कुलिकुलाई होते हैं, जिसमें इंफीरियर कुलिकुलाई सुनने से संबंधित होता है और सुपीरियर कुलिकुलाई देखने से संबंधित होता है। शरीर के संतुलन और आँखों की गति को नियंत्रित करने का यह केंद्र है। मिड ब्रेन जो है शरीर के संतुलन और आँखों की गति को नियंत्रित करने का यह केंद्र है। नोट: मध्य मस्तिष्क, पोन्स वैरोली तथा मेड्यूला ऑब्लांगेटा मिलकर मस्तिष्क का स्तंभ ब्रेन स्टेम बनाते हैं। मस्तिष्क स्तंभ ब्रेन स्टेम। मध्य मस्तिष्क का तना, सबसे ऊपर का भाग, यही ब्रेन स्टेम होता है। पोन्स वैरोली बीच मध्य का भाग होता है तथा मेड्यूला ऑब्लांगेटा सबसे निचला भाग होता है। हिंड ब्रेन या हाइंड ब्रेन भी बोलते हैं। इसे रोम्बेंसीफेलॉन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत सेरेबेलम, पोन्स वैरोली तथा मेड्यूला ऑब्लांगेटा आते हैं। देखिए, सबसे जो निचला ब्रेन हो गया, पिछला ब्रेन हो गया, उसे हिंड ब्रेन कहते हैं। इसे रोम्बेंसीफेलॉन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत सेरिबेलम, पोन्स वैरोली तथा मेड्यूला ऑब्लांगेटा आते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सेरिबेलम के बारे में। सेरिबेलम यह सेरेब्रम के पीछे व नीचे स्थित होता है। यह मस्तिष्क का दूसरा महत्वपूर्ण भाग होता है। इसे छोटा मस्तिष्क, स्मॉल ब्रेन भी कहते हैं। सेरिबेलम को स्मॉल ब्रेन भी कहते हैं। यह हमारी मूवमेंट, बॉडी पोस्चर और बॉडी बैलेंस को नियंत्रित करता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि इसके कारण गिरे बिना हम चल सकते हैं। इसी के कारण हम नीचे चीज़ें सीख पाते हैं। यह सेरिब्रम से छोटा होता है। यह पोन्स वैरोली और मेड्यूला ऑब्लांगेटा के पिछले भाग पर होता है। यह भी 2 गोलार्ध का बना होता है जो पोन्स वैरोली से जुड़ा होता है। इसकी बाहरी भाग ग्रे तथा भीतरी भाग वाइट मैटर होता है। फिर से, यह संतुलन पेशी समन्वय और पेशी तनाव से संबंधित होता है। सेरिबेलम कार्यों का आरंभ तो नहीं करता, परंतु उचित आसन, गमन, गतिमान ऐच्छिक गति जैसे खाने, पहनने, लिखने को नियंत्रित करता है। यह गति के दौरान त्वरण व वेग को भी नियंत्रित करता है। अगर सेरिबेलम में विकार आ जाए तो उपरोक्त बताई गई क्रियाओं में व्यवधान आ जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य यह आंतरिक कान के संतुलन भाग, जो कि एंडोलिफ, उसके अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है, से संवेदनाएं ग्रहण करता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य यह आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है। अब कान के अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसको एंडोलिम्फ कहते हैं, यह भी ध्यान रखिए। पोन्स वैरोली हाइंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क का भाग मेड्यूला ऑब्लांगेटा के नीचे व सामने तथा सेरिबेलम के बीच में होता है। पोन्स वैरोली और सेरिबेलम वाइट मैटर की भुजा से जुड़े रहते हैं। पोन्स वैरोली में लगभग सारा वाइट मैटर होता है और यह एक कड़ी बनाता है।
मस्तिष्क के विभिन्न भागों को यह दूसरे से जोड़कर इस प्रकार यह सेरिबेलम को मेड्यूला ऑब्लिगेंटा से ऊपर मध्य मस्तिष्क द्वारा नीचे सेरिबेलम से जोड़ता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि पोन्स वैरोली सेरिबेलम के अर्धगोलार्ध को भी एक दूसरे से जोड़ता है। यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं पोन्स का एरिया, पोन्स वैरोली का एरिया। यह आपको मेड्यूला ऑब्लिगेंटा के ठीक देख रहे होंगे, ऊपर पाया जाता है। मेड्यूला ऑब्लिगेंटा यह मस्तिष्क का सबसे नीचे का अंतिम भाग होता है। यह मस्तिष्क का महत्वपूर्ण अंग होता है। यह उन जैविक कार्यों वाइटल फंक्शंस को नियंत्रित करता है जिन पर हमारी इच्छाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह हमारे शरीर के पाचन, रक्त परिसंचरण, हृदय धड़कन, श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। यह पोन्स वैरोली तथा मेरुरज्जु के बीच स्थित होता है। मेड्यूला को प्रायः रज्जु कंद भी कहा जाता है। मेड्यूला में मेरुरज्जु की तरह बाहरी सतह पर श्वेत द्रव्य और मध्य में ग्रे द्रव्य होता है। मेड्यूला के मुख्य रूप से 3 प्रकार के कार्य होते हैं। 1. इसमें कई कपाल तंत्रिकाओं की उत्पत्ति और समापन के केंद्रक होते हैं। कहने का तात्पर्य इसमें कई कपाल तंत्रिकाओं के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। 2. मेड्यूला ऑब्लिगेंटा स्पाइनल कॉर्ड के असंख्य आरोही मेड्यूला ऑब्लिगेंटा स्पाइनल कॉर्ड के असंख्य आरोही तंतु मार्ग के समापन के केंद्र होते हैं। जब शरीर के विभिन्न भागों से संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा सेरिब्रम तक आते हैं, वे शरीर के दाएं अंगों के संवेदों को बाएं तरफ के सेरिब्रम में तथा बाएं अंगों के दाएं तरफ सेरिब्रम में मेड्यूला ऑब्लिगेंटा में परिवर्तित होकर जाते हैं, जिसे सेंसरी डिकैसेशन कहते हैं। इसी प्रकार मस्तिष्क के दाएं भाग से संवेग प्रेरक तंत्रिकाएं दाएं भाग से शरीर के बाएं तरफ के लिए तथा बाएं भाग से शरीर के दाएं तरफ के लिए यहीं पर परिवर्तित होते हैं, जिसे हम मोटर डिकैसेशन कहते हैं। 3. इसमें कई जैविक केंद्रक होता है। इसका संबंध निम्नलिखित आवश्यक कार्यों से होता है: श्वसन, रक्त परिसंचरण, हृदय दर, खाने को निगलना, किसी शब्द को ठीक प्रकार से उच्चारण करना, जठर रस का स्राव को होने वाले पदार्थों तथा प्रेरक क्रियाओं को नियंत्रित करना। नोट: मस्तिष्क स्तंभ के मेड्यूला ऑब्लिगेंटा भाग पर चोट लगना एक खतरनाक स्थिति को जन्म देता है, क्योंकि यह रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र आदि कई जैविक अंगों को नियंत्रित करता है। स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु, इसे मेड्यूला स्पाइनलिस भी कहा जाता है क्योंकि यह मेड्यूला ऑब्लिगेंटा का निचला भाग होता है। यह लगभग छोटी उंगली के समान चौड़ाई के तंत्रिका ऊतक का बेलनाकार भाग होता है। इसकी लंबाई लगभग 34 से 45 सेंटीमीटर तक लंबी होती है, जो मेड्यूला ऑब्लिगेंटा के नीचे भाग से शुरू होकर कशेरुका नाल से चलते हुए पहले कशेरुका के पास तक आती है। यहाँ पर यह तंत्रिकाओं के गुच्छे में खत्म होती है। इसे हम कोडा इक्विना कहते हैं, लेकिन भाषा में इसका अर्थ घोड़े की पूंछ होता है। यह तंत्रिका लंबर तथा सैक्रल क्षेत्र से गुजरती है। स्पाइनल कॉर्ड अपनी पूरी लंबाई में पहले खंड से तंत्रिकाओं के जोड़े निकालती है। मनुष्य में 31 खंड होते हैं, इसलिए मेरु तंत्रिकाओं के 31 जोड़े होते हैं। इसके विवरण निम्नलिखित दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ आप याद रख सकते हैं: सर्वाइकल नर्वस, थोरेसिक नर्वस, लंबर नर्वस, सैक्रल नर्वस और कॉक्सियल नर्वस। यहाँ याद बस यही रखना है कि यह टोटल 31
होते हैं। सर्वाइकल में 8, थोरेसिक में 12, लंबर में 5, सैक्रल में 5 और कॉक्सियल में 1 होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के मुख्य रूप से 2 कार्य होते हैं। एक, मस्तिष्क तथा शरीर के विभिन्न अंगों के मध्य आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना। दूसरा, प्रतिवर्तित क्रियाओं को रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण एवं समन्वय करना, अर्थात प्रतिवर्तित क्रियाओं के केंद्र का कार्य करता है। नोट: रिफ्लेक्स एक्शंस का पता सर्वप्रथम मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। न्यूरॉन। न्यूरॉन की संरचना तथा कार्य। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका ऊतक का बना होता है। इस ऊतक के बीच जीव द्रव्य के 2 मुख्य लक्षण पाए जाते हैं: उत्तेजनशीलता, दूसरा चालकता। नोट: तंत्रिका कोशिकाओं के अलावा अन्य कोशिकाओं में यह इतने विकसित नहीं होते। न्यूरॉन। तंत्रिका ऊतक की इकाई तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन के 2 भाग होते हैं: कोशिका या साइटोन तथा तंत्रिका तंतु। कोशिका बॉडी, सेल बॉडी। यह अंडाकार या गोल होता है जिसमें केंद्रक पाया जाता है। इसे न्यूरोसाइटोन या पेरिकेरियन या सोमा भी कहा जाता है। इस गोल भाग में केंद्रक पाया जाता है। मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड के कॉर्टेक्स भाग में साइटोन के समूह को केंद्रक कहते हैं तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर साइटोन के समूह को गैंग्लिया कहते हैं। उनका कार्य उद्दीपन उत्पन्न करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करना है। नर्व्स। तंत्रिका तंत्र। साइटोन से 2 प्रकार के तंतु निकलते हैं, वह भी तंत्रिका आवेग की दिशा के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक डेंड्राइटस, दूसरा एक्सॉन। डेंड्राइटस यह संख्या में अधिक और आकार में छोटे तंतु होते हैं। यह तंत्रिका आवेग के रिसेप्टर्स तथा दूसरे न्यूरॉन से ग्रहण करके साइटोन मिलाते हैं। एक्सॉन। प्रत्येक न्यूरॉन एक एक्सॉन होता है। प्रत्येक न्यूरॉन एक एक्सॉन होता है। इसकी लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। यह साइटोन के एक छोटे से एक्सॉन उभार से निकलता है। एक्सॉन आगे जाकर छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाते हैं जिन्हें टिलोडेंड्रिया कहते हैं। प्रत्येक टिलोडेंड्रिया न्यूरॉन को डेंड्राइटस या पेशियों या ग्रंथियों से जुड़े होते हैं। एक न्यूरॉन के टिलोडेंड्रिया दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटस के साथ मिलकर साइनेप्स बनाते हैं। तंत्रिका से संवेग केवल एक दिशा में जाते हैं, अर्थात एक न्यूरॉन के टिलोडेंड्रिया से दूसरे के डेंड्राइटस में होकर ही जाती है। एक्सोप्लाज्म। एक्सॉन झिल्ली के अंदर जो तरल पदार्थ भरा रहता है उसे एक्सोप्लाज्म कहा जाता है। एक्सॉन प्लाज्म में प्रोटीन एवं अन्य कार्बनिक पदार्थ पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा फॉस्फेट, आयरन मौजूद होते हैं। यह पदार्थ एंजाइम की क्रिया के लिए आवश्यक होता है। पोषकला एक्सॉन मेम्ब्रेन। एक्सॉन पर 2 प्रकार के खोल चढ़े रहते हैं: माइलिन खोल, न्यूरिलेमा खोल। माइलिन खोल, इसे मेडुलरी खोल भी कहते हैं, ये एक्सॉन झिल्ली के बाहर स्थित होता है। यह खोल बीच बीच में खांचे के रूप में दबा होता है जिसे रेनेवियर का नोड, रेनेवियर की नोड कहते हैं। 2 नोड के बीच के स्थान को इंटरनोड कहते हैं। दूसरा न्यूरिलेमा, यह श्वान कोशिका का बना होता है तथा यह माइलिन खोल के बाहर स्थित होता है, इसे एक्सोलेमा भी कहते हैं। उपरोक्त दोनों खोल अन्य किसी तंत्रिकाओं से पृथक रहते हैं जिससे कि एक एक्सॉन में प्रवाहित होने वाला उद्दीपन दूसरे के उद्दीपन को प्रभावित न कर सके।
यह एक्सॉन बिजली के तारों के समान विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। इसमें उद्दीपनों के संचरण की गति अधिकतम 130 मीटर प्रति सेकंड होती है। यह विद्युत उद्दीपन के संवेगों के लाने ले जाने का कार्य एसिटाइल कोलाइन नामक एंजाइम करता है। यह विद्युत उद्दीपन के संवेगों को लाने ले जाने का कार्य एसिटाइल कोलाइन नामक एंजाइम करता है। न्यूरॉन के दो प्रकार। न्यूरॉन की रचना के आधार पर इन्हें 4 प्रकार में बांटा गया है। न्यूरॉन के प्रकार। न्यूरॉन की रचना के आधार पर इसे निम्न 4 प्रकार में बांटा गया है। बहुध्रुवीय, इसमें एक एक्सॉन तथा एक डेंड्राइटस पाए जाते हैं। द्विध्रुवीय, इसमें एक एक्सॉन तथा एक डेंड्राइटस अलग अलग ध्रुव की तरह होते हैं। एक ध्रुवीय, इसमें एक एक्सॉन निकलता है जिसकी शीघ्र ही 2 शाखाएं हो जाती है। इसमें डेंड्राइटस नहीं होते हैं। अध्रुवीय, इसके तंतुओं में डेंड्राइटस तथा एक्सॉन का भेद नहीं होता। न्यूरॉन के कार्य के आधार पर बहुध्रुवीय न्यूरॉन के एक्सॉन की तंत्रिका तंतु की धुरी बनाते हैं। अंतःतंत्रिका तंतु कोई अलग रचना नहीं होती, यह न्यूरॉन का ही भाग होती है। तंत्रिका तंतु संवेगों को लाने ले जाने का कार्य करती है। यह 2 प्रकार के होते हैं। संवेदी तंत्रिका तंतु, इसे इन्फ्रेंट नर्व फाइबर भी कहते हैं। ये तंत्रिका तंतु संवेगों को संवेदी अंगों से लेकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम अर्थात मस्तिष्क या मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचाते हैं। चालक तंत्रिका तंतु, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संवेग संदेश के रूप में शरीर के विभिन्न कार्यकारी अंगों तक ले जाते हैं। इसे इन्फ्रेंट नर्व फाइबर भी कहते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यह तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं कुछ स्पाइनल नर्व्स का बना हुआ होता है। यह शरीर के सभी आंतरिक अंगों जैसे कि पैनक्रियाज, स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन आदि व रक्त वाहिनियों की तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है। इस तंत्र के बारे में लैंगली नामक वैज्ञानिक ने 1921 में सबसे पहले बताया। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं, एक अनुकंपी तंत्रिका तंतु, दूसरा परानुकंपी तंत्रिका तंतु। सिंपैथेटिक नर्वस फाइबर, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस फाइबर। अनुकंपी तथा परानुकंपी तंत्रिका तंतु एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। एक तंत्र किसी अंग की उद्दीपति करता है, दूसरा इसका विरोध करता है। सिंपैथेटिक नर्वस फाइबर। सिंपैथेटिक नर्व्स फाइबर अनुकंपी तंत्रिका तंतु, इसे वक्षकटी तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड के नीचे से मेरुदंड के कॉक्सिक्स तक फैली रहती है। यह तंत्र ऊर्जा व प्रतिकूल वातावरण में शरीर की सुरक्षा से संबंधित आंतरिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यह तंत्र ऊर्जा प्रतिकूल वातावरण में, मतलब उल्टा वातावरण, प्रतिकूल वातावरण में शरीर की सुरक्षा से संबंधित आंतरिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इस तंत्र के कार्य हैं, यह त्वचा में उपस्थित रुधिर वाहिनियों को संकीर्ण करता है। इसकी क्रिया से बाल खड़े हो जाते हैं। यह लाल ग्रंथियों को स्राव को कम करता है। यह हृदय स्पंदन को तेज करता है। यह स्वेद ग्रंथियों के स्राव को प्रारंभ करता है। यह आँख की पुतलियों को फैलाता है। यह मूत्राशय की पेशियों को विमोचन करता है। यह आंत में क्रमानुकुंचन गति को कम करता है। इसके द्वारा श्वसन दर तीव्र हो जाती है। यह रक्त को बढ़ाता है। यह रुधिर में शर्करा की स्तर को बढ़ाता है। यह रुधिर में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में वृद्धि करता है। यह रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। इसके सामूहिक प्रभाव से भय, पीड़ा तथा क्रोध पर प्रभाव पड़ता है।
परानुकंपी तंत्रिका तंतु। इस तंत्र का संबंध ऊर्जा संरक्षण संबंधी क्रिया से होता है। इस तंत्र के तंतु कपालीय तंत्रिकाओं में 4, ओक्यूलियोमोटर से संबंधित में 3, वेगस में 10, ग्लॉसोफेरेनोजियल में 9, फेशियल में 7 और सैक्रल में रीढ़ तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। इस तंत्र के कार्य: यह रुधिर वाहिनी की गुहा को चौड़ा करता है, किंतु कॉरोनरी रुधिर वाहिनियों को छोड़कर। यह लार के स्राव में तथा अन्य पाचक रसों में वृद्धि करता है। यह नेत्र की पुतली का संकुचन करता है। यह मूत्राशय की अन्य पेशियों में संकुचन उत्पन्न करता है। यह आंत्रिय भत्ती में संकुचन एवं गति उत्पन्न करता है। इस तंत्र का प्रभाव सामूहिक रूप से आराम और सुख की स्थितियां उत्पन्न करता है। पराधीय तंत्रिका तंतु। पराधीय तंत्रिका तंतु मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाले तंत्रिकाओं का बना हुआ होता है। इसमें कपाल तंत्रिका 12 जोड़ी होती है तथा मेरुरज्जु तंत्रिकाएं 31 जोड़े होते हैं। 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाओं के नाम इस प्रकार हैं: ऑल्फैक्टरी, ऑटिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस, स्पाइनल एक्सेसरी, हाइपोग्लॉसल। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहाँ न्यूरोमस्कुलर तथा जंक्शन 3 शब्द हैं। न्यूरो से तात्पर्य तंत्रिका कोशिका, मस्कुलर से तात्पर्य मांसपेशी तथा जंक्शन से तात्पर्य जोड़। कहने का तात्पर्य तंत्रिका कोशिका तथा मांसपेशी तंतु का जोड़ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या तंत्रिका मांसपेशी युग्मन कहलाता है, जो रासायनिक सिनैप्स का बना होता है। अब बात आती है, यहाँ कौन सी तंत्रिका है जो संदेश को एक्शन पोटेंशियल के माध्यम से एक्सॉन से होते हुए मांसपेशियों तक ले जाती है। वो तंत्रिका गामक तंत्रिका होती है, जिसकी वजह से मांसपेशी कॉन्ट्रैक्ट होती है। मांसपेशी तंतु और तंत्रिका तंतु के बीच एक खाली स्थान होता है जो दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। उस स्थान को सिनेप्टिक क्लेफ्ट या गैप कहा जाता है। मांसपेशी के सिरे पर लिगांड्स गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं और तंत्रिका के सिरे पर कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं। तंत्रिका और मांसपेशी तंतु के बाहर सोडियम आयंस और कैल्शियम आयंस 2 पॉजिटिव चार्ज के साथ रहते हैं, जो कोशिकाओं के अंदर नहीं जा पाते, क्योंकि इन्हें तंत्रिका तंतु में उपस्थित असंख्य रिक्तिकाएं अंदर नहीं जाने देती। इन रिक्तिकाओं को वेसिकल्स ऑफ एसिलकोलाइन कहा जाता है। इसके अलावा इस तंत्रिका तंतु में अन्य छोटी छोटी रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें माइक्रोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तंत्रिका तंतु के अंदर का चार्ज नेगेटिव रहता है। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल तंत्रिका तंतु में आता है, यह नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम आयंस कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स से तंत्रिका के अंदर आ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वेसिकल्स से एसिलकोलाइन बाहर निकलते हैं और तंत्रिका व मांसपेशी के बीच की जगह सिनेप्टिक क्लेफ्ट में पहुंच जाते हैं, जिससे मांसपेशी से तंत्रिका जुड़ जाती है। मांसपेशी के सिरे पर स्थित लिगांड गेटेड सोडियम चैनल खुल जाते हैं,
जहाँ से सोडियम आयंस मांसपेशी तंतु के अंदर जाते हैं, जिससे मांसपेशी तंतु में एक्शन पोटेंशियल आते हैं और परिणाम स्वरूप मांसपेशी संकुचित हो जाती है। मांसपेशी के संकुचन के पश्चात सोडियम आयंस मांसपेशी तंतु से बाहर निकलते हैं। एसिलकोलाइन भी लिगांड गेटेड सोडियम चैनल से बाहर निकलते हैं। जैसे ही उद्दीपन मांसपेशी तंतु में पहुंचता है, वैसे ही सिनेप्टिक क्लेफ्ट तंत्रिका तंतु और मांसपेशीय तंतु के बीच की जगह से एक प्रकार का एंजाइम एसिलकोलाइन एस्टीरेज स्रावित होता है। यह एसिलकोलाइन एस्टीरेज एसिलकोलाइन के दो अणु में अलग करता है, जिसे कोलाइन तथा एसीटेट कहते हैं। यह वापस से तंत्रिका में प्रवेश करते हैं और यह पुनः एसिलकोलाइन में परिवर्तित हो जाते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या तंत्रिका मांसपेशी युग्मन में उद्दीपन तंत्रिका से मांसपेशी में साधारण रूप से संचारित होता है। तंत्रिका आवेग जैसे ही तंत्रिका मांसपेशीय जोड़ को पार करता है, वैसे ही उत्पन्न उत्तेजना की तरंगें मांसपेशी तंतु की लंबाई से गुजरती हैं। इस वैद्युत क्रिया को पता लगाने के यंत्र को इलेक्ट्रोमायोग्राफ कहते हैं, जो कि उत्तेजना प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप क्रिया विभव एक्शन पोटेंशियल को मात्रात्मक माप के रूप में एक महत्वपूर्ण यंत्र का कार्य करता है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व्स इम्पल्स, तंत्रिका आवेगों का संचरण। तंत्रिका से मांसपेशियों में आवेग के संचरण को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है, जो निम्न प्रकार के हैं। अक्षतंतु टर्मिनल द्वारा एसिटाइल कोलाइन का स्रावन। अक्षतंतु टर्मिनल द्वारा एसिटाइल कोलिन का स्रावन। कोलिन एस्ट्रेज विकर द्वारा उत्पन्न एसिटाइल कोलिन का विनाशीकरण। एसिटाइल कोलिन का प्रभाव मांसपेशी तंतु की उत्तेजना और अंतिम प्लेट विभव। तंत्रिका मांसपेशी युग्मन पर संचरण के लिए सुरक्षा। तंत्रिका मांसपेशी युग्मन को प्रभावित करने वाले अन्य कारक। देखिए, तंत्रिका से मांसपेशी में किस प्रकार से आवेग संचरण करता है, उनको एक एक पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले अक्षतंतु टर्मिनल द्वारा एसिटाइल कोलिन का स्रावन, सीक्रेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन बाय एक्सॉन टर्मिनल्स। जैसे ही तंत्रिका आवेग मांसपेशी युग्मन पर पहुंचता है, वैसे ही अक्षतंतु टर्मिनल द्वारा मांसपेशीय
तंतुकला और टर्मिनल द्वारा लगभग एसिटाइल कोलिन के 300 वेसिकल्स का त्याग होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कैल्शियम आयंस बाहर कोशिकीय द्रव्य से टर्मिनल की कलाएं क्रिया विभव द्वारा विध्रुवित हो जाती हैं। कैल्शियम आयंस की उपस्थिति में और मैग्नीशियम आयंस की उपस्थिति में एसिटाइल कोलिन का त्याग बहुत कम हो जाता है। कोलिन एस्ट्रेज विकर द्वारा उत्पन्न एसिटाइल कोलिन का विनाशीकरण लगभग 1 मिलीसेकेंड के बाद अक्ष तंतु टर्मिनल से एसिटाइल कोलिन का त्याग हो जाता है, जिसका अधिकतम भाग अंतःग्रथन गटर द्वारा बाहर विस्तृत हो जाता है तथा मांसपेशीय तंतुकला पर इसकी अधिक समय तक क्रिया नहीं रहती। वास्तव में बचा हुआ अवशेष उपतंत्रिकीय अंतराल, सब न्यूरल क्लेफ्ट और तंत्रिका टर्मिनल के बीच स्थित मौलिक पर्व में एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज द्वारा नष्ट हो जाता है। बहुत थोड़े समय तक एसिटाइल कोलिन मांसपेशी कला के संपर्क में रहता है, लगभग 1 मिलीसेकेंड। यह काल मांसपेशी तंतु को उत्तेजित करने के लिए पर्याप्त है। एसिटाइल कोलिन के तीव्र गति से नष्ट होना पुनः उत्तेजना से बचाता है। एसिटाइल कोलिन का प्रभाव, यद्यपि सेकेंड के कुछ अंतिम क्षणों में मांसपेशी कला और अंतिम प्लेट के बीच अंतराल में धनात्मक आयन के रूप में असंख्य परतों में बढ़ती है, इसके बढ़ने का मुख्य कारण एसिटाइल कोलिन के आयन नलिका द्वार खुलने के कारण होता है। इन नलिकाओं में प्रोटीन अणु और ट्रांसमेम्ब्रेन होती हैं, जिसका अनुभार लगभग 2,40,000 एसिटाइल कोलिन चैनल्स का व्यास लगभग 0.65 नैनोमीटर होता है, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम धन आयन में गति कर सकते हैं। ऋणात्मक आवेश होता है। प्रायोगिक दृष्टिकोण से केवल चैनल द्वारा सोडियम आयनों का प्रवाह ही होता है। मांसपेशी तंतु की उत्तेजना और अंतिम प्लेट विभव। अचानक सोडियम आयन के मांसपेशी तंतु में प्रवेश से एसिटाइल कोलिन चैनल के खुलने के साथ साथ अंतिम प्लेट के स्थानीय क्षेत्र में कला विभव धनात्मक दिशा में बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, जिसका मान लगभग 50 से 75 मिली वोल्ट होता है। इस विभव को अंतिम विभव कहते हैं। जैसे ही आवेग तंत्रिका मांसपेशी युग्मन तक पहुंचता है तो उस समय अक्ष तंतु टर्मिनल से एसिटाइल कोलिन निकलने के साथ साथ आवेग तंत्रिका मांसपेशी युग्मन को पार करके मांसपेशी तंतु में एक प्रकार का विभव उत्पन्न करता है, जिसे उत्तेजित पश्च अंतःग्रथन विभव कहते हैं। यहाँ EPSP का मतलब हो गया एक्साइटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। यदि EPSP बहुत कम होगा तो मांसपेशी तंतु में संकुचन नहीं होगा, और यदि EPSE का स्तर सामान्य रहेगा तो मांसपेशी तंतु में संकुचन होगा। तंत्रिका आवेग के अक्ष तंतु टर्मिनल में पहुंचते ही एसिटाइल कोलिन नामक द्रव्य सक्रिय होता है, जिससे कि तंत्रिका आवेग गतिवाही अंतिम प्लेट में विसरित हो जाती है और साथ साथ मांसपेशी तंतु की कला सतह पर विध्रुवित डिपोलराइज्ड हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप मांसपेशी के तंतु में संकुचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। मांसपेशी तंतु 50 मिली वोल्ट द्वारा उद्दीपित होता है। यदि मांसपेशी में विश्राम कला विभव का मान सामान्य स्तर पर लगभग 90 मिली वोल्ट होता है तो तब EPP को मांसपेशी तंतु क्रिया विभव उत्पन्न करने के लिए +4 मिली वोल्ट EPP की आवश्यकता पड़ती है। बिंदु C पर स्थित इस बात को दर्शाती है कि एसिटाइल कोलिन की मात्रा
का गतिवाही अंतिम प्लेट पर बहुत त्याग होता है, क्योंकि E की मात्रा क्रिया विभव उत्पन्न करने के लिए कम होती है तथा यह विभव कुछ मिलीसेकंड में समाप्त हो जाता है। इस प्रकार मांसपेशी तंतुओं में उद्दीपन और संकेतों का संचरण बंद हो जाता है तथा एसिटाइल कोलाइन का त्याग भी कम हो जाता है। तंत्रिका मांसपेशी युग्मन पर संचरण के लिए सुरक्षा कारक। प्रत्येक आवेग जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस तक पहुंचता है, लगभग 3 या 4 भाग अंतिम प्लेट धारा प्रवाह NMJ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर उत्पन्न करती है, जो कि मांसपेशी तंतु का उत्तेजित करने के लिए आवश्यक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इसलिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को सुरक्षा की बहुत आवश्यकता होती है। यदि तंत्रिका तंतु के कृत्रिम उद्दीपन के लिए 100 ग्राम प्रति सेकंड की दर से कुछ मिनटों तक रिक्तिकाओं से एसिटाइल कोलाइन निकलता है, यदि आवेग अधिक समय तक संचरित होगा तो मांसपेशी तंतु आवेग के संचरण के लिए सक्षम नहीं होती है। इसे तंत्रिका मांसपेशी युग्मन की थकान कहते हैं। तंत्रिका मांसपेशी युग्मन को प्रभावित करने वाले अन्य कारक। तंत्रिका मांसपेशी युग्मन में आवेगों के संचरण को प्रभावित करने वाला कुछ औषधियों का समूह है, जिसके माध्यम से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आवेगों का संचरण रोका और उत्तेजित किया जाता है। NMJ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर संचरण को रोकने वाली दवाएं। औषधियों का वह समूह जिसे क्यूरेरिफार्म ड्रग के नाम से जाना जाता है, यह अंतिम प्लेट से मांसपेशियों में आवेग के स्थानांतरण की रोकथाम करता है। इसी प्रकार ड्यूटिबोक्यूरेनाइन नामक औषधि मांसपेशी कला को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण एसिटाइल कोलाइन चैनल्स की पारगम्यता नहीं बढ़ सकती। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को उत्तेजित करने वाली दवाएं जैसे कि नियोस्टिग्माइन, फिजोस्टिग्माइन, डाइसोप्रोपाइल फ्लोरोफास्फेट।